13 साल बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री और 11 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हुए हैं। उनकी कामयाबियां, उनकी चुनौतियां, सफर कैसा रहा। एक ऐसी शख्सियत जो देश के गृह मंत्री भी हैं और इसी के साथ साथ शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे सफर को सबसे करीब से उन्होंने देखा है। हमेशा कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो फिर रास्ता अमित शाह जी निकालेंगे। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हमारे साथ आज तक पर लाइव सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है सर, क्योंकि ये इंटरव्यू जरा हटके हैं। अक्सर हम लोग बहुत जटिल और सख्त मुद्दों पर आपसे चर्चा करते हैं, आप भी उसी आक्रामक अंदाज में जवाब देते हैं, लेकिन आज चर्चा प्रधानमंत्री के सफर को लेकर है और शायद इतिहास के पन्नों में आपकी कही हुई बातें जो आज आप बताएंगे वो जाएगा। इसीलिए पहला प्रश्न यही है, पहली बार आप प्रधानमंत्री से कब मिले थे और क्या आजकल जेनजी भाषा यूज करती है सर, BFF, ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ये कैसे आप लोग हुए? देखिए, सवाल में काफी सारी चीजें आपने अपने तरीके से जोड़ी है, इसको मैं एक्नॉलेज नहीं करता। मैं पहली बार लगभग 80 के दशक में मिला था मोदी जी, उस वक्त 80 की शुरुआत में, 80 के दशक की, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करते थे और एक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका एक कार्यक्रम था अहमदाबाद के कॉलेजियन युवाओं से बातचीत करने का। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं जहां रहता था वो वार्ड में आए थे, नानपुरा वार्ड में आए थे। बहुत कम युवा थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आरएसएस का काम, आरएसएस के बारे में, वो उद्देश्यों की पूर्ति से देश को किस प्रकार से बदला जा सकता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। और अंत में बताया कि अगर आरएसएस को जानना है तो इनको सुनना चाहिए। तो आप लोग जितने हो सके उतने युवाओं को लेकर एक कार्यक्रम में आई। उस वक्त मैं आरएसएस का स्वयंसेवक बन चुका था, परंतु पहली बार संघ के माध्यम से देश का युवा क्या कर सकता है वो उन्होंने बहुत अच्छे सटीक तरीके से बहुत कम समय में समझाया था। और मुझे याद है कि मेरे साथ जितने भी युवा थे वो सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल करने में लगे थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। क्या सार था या कुछ ऐसी लाइन आपको याद हो उसमें से? लाइन छोड़ दीजिए, मगर उन्होंने संघ के सिद्धांतों का एक समृद्ध, शक्तिशाली और संस्कारित राष्ट्र बनाने में कितना बड़ा योगदान हो सकता है वो जरूर समझाया था। बीजेपी से पहले कौन जुड़ा सर, आप जुड़े या प्रधानमंत्री? मैं जुड़ा था। आप पहले जुड़े थे बीजेपी से, पर ये लगभग कब तय हुआ? अगर आप मुड़ के देखते हैं कि आप लोग दोनों मतलब साथ ही काम करेंगे, मतलब इस तरह का एक रिश्ता बना? हम दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं, हम दोनों भाजपा में काम कर रहे हैं, इसलिए साथ है। जैसे करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उन मोदी जी के साथ है, सब उनके साथ ही है। और अब उनके काम के कारण करोड़ों लोग मोदी जी के साथ है। न केवल देश, दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो देश की समस्याओं के लिए, दुनिया की समस्याओं के लिए मोदी जी से निराकरण की अपेक्षा रखते हैं कि एक व्यक्ति है जो डिलीवर कर सकता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग तो आप दोनों में है, क्योंकि आप देखिए जब प्रधानमंत्री मतलब तब मुख्यमंत्री से यहाँ दिल्ली आए 2013 में, अपने यूपी संभाला, वो देश के लिए चुनाव लड़े, सीटें आई। और ऐसा है अंजना जी, आप इस तरह से जितने भी सवाल करोगी विफल जाओगी। जैसे मैंने यूपी संभाला तो धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार संभाला था, भूपेंद्र जी कोई और राज्य संभाल रहे थे, हर राज्य में प्रभारी थे, मैं यूपी का प्रभारी था। अंततोगत्वा हम सब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नाम के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। लेकिन आप पीएम बने वो मई में, 26 मई को उन्होंने शपथ ली और उसके बाद ये तय हुआ और राजनाथ जी ने बीजेपी दफ्तर में, मुझे आज भी वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे, आपके नाम का ऐलान किया कि हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह होंगे। पीएम भी थे, एक तरफ सुषमा जी थी, तमाम नेता थे। वो भरोसा कि आप दोनों का जो एक केमिस्ट्री या काम करने का तरीका मिलता था,
वो भरोसे की वजह क्या है? नहीं, देखिए, पार्टी अध्यक्ष तय करने में प्रधानमंत्री का रोल बहुत अहम होता है, परंतु अकेले प्रधानमंत्री का नहीं होता है, पार्टी का होता है। और मेरे अलावा कोई भी कार्यकर्ता बन सकता था, बाद में नड्डा जी बन गए। तो आप इस चीजों को इस तरह से मत जोड़िए। ये रिश्ता थोड़ा स्पेशल नहीं है? मैं नहीं मानता। दुनिया ऐसे ही देखती है कि भाई दोनों मिल के काम करते हैं, बड़े बड़े फैसले, और जब 303 सीट आ गया। अगर दुनिया हमारे ही नजरिए को देखती तो हम कोई चुनाव हारते ही नहीं। दुनिया का नजरिया मैं नहीं गढ़ सकता, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। प्रधानमंत्री के साथ आपने जो भी काम किया, आपको उनमें उस दौरान की मैं बात कर रही हूं जब गुजरात से आप लोग दिल्ली आए और आपने उनको शुरू से देखा, क्या फर्क था? क्या कुछ उन्होंने अपने तरीके को बदला, रणनीति बदली? देखिए, गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम था, यहां पर भी राष्ट्र प्रथम है। हाँ, एक बात जरूर है कि गुजरात से यहां आने में समस्याओं का फलक बदला है, समस्याएं बदली हैं, जिसको उन्होंने एड्रेस करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वहां पर भी, उस वक्त गुजरात में गांव में 8 घंटा ही बिजली आती थी, 12 घंटा ही बिजली आती थी, 12 घंटा नहीं आती थी। लोग अंधेरे में जीते थे। देश में सबसे पहले 24 घंटा बिजली मिलने वाला राज्य गुजरात था, जो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते बना। हमारे यहां बच्चियों को मां के गर्भ में ही मार देते थे। पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यात्रा निकली और बच्चियों की शिक्षा और बच्चियों के अस्तित्व पर किसी एक नेता ने संवेदनशीलता के साथ जनता को जोड़ा। और ऐसे समाज थे, जहां कुछ समाज ऐसे थे जहां बच्चियां ज्यादा कम होती थी, वो समाजों के बीच में जाकर सबको समझाने का काम उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत कम लोग ऐसा सोच सकते हैं। गुजरात में बड़ा ट्राइबल इलाका है, तो उन्होंने वन बंधु कल्याण योजना चालू करी और उसमें ट्राइबल व्यक्ति, ट्राइबल गांव, ट्राइबल क्षेत्र, इस सब के लिए, तीनों के लिए, गांव के लिए, व्यक्ति के लिए और क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के काम जुड़े। और आज ट्राइबल क्षेत्र गुजरात का सभी ट्राइबल क्षेत्रों में सबसे डेवलप्ड क्षेत्र है। हमारे यहाँ बहुत सारा बड़ा सागर किनारा भी है, वहां भी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा था, तो सागर खेडू विकास योजना लेकर आए और आज गुजरात का सागर किनारा पूरा उद्योगों से लचा हुआ है, लदा हुआ है। तो उस वक्त भी वो सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी विकास के लिए काम करते थे। यहां पर भी किया। जैसे यहां है तो 11 साल के कम समय के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, गैस, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को प्रति माह और 5 लाख तक का दवाइयों की और हॉस्पिटल की सुविधाएं दी थी, जिसके लिए 60 करोड़ लोग लगभग 8 दशक से राह देखते थे। एक ही दशक में ये सारी समस्याओं को निर्मूल कर रख दिया। देश के 3 बड़े हॉटस्पॉट थे, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद। ये 10 साल के अंदर तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा में 75% की कमी आई है और वामपंथी उग्रवाद तो 31/3/26 को समाप्त हो जाएगा। देश की सुरक्षा, टेररिज्म को कोर से, टेररिज्म के खिलाफ टफ स्टैंड रखना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। 14वें नंबर की इकोनॉमी आज 4थे नंबर पर पहुंच गई और देखते देखते हम 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे। ये जो परिवर्तन है वो वहां पर भी हुए थे, यहां पर भी हुए थे। यहां आकर साइज और स्केल बदल गया, लेकिन आपने जितने काम एक विशाल फलक पर हुआ है। जी, आपने जितने काम गिनाए, अनुच्छेद 370 का हटाना कश्मीर से, नक्सलवाद के अंत की बात, सारथी तो आप ही बने इन फैसलों के। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना 4 नंबर से
14 नंबर के और 11 नंबर के अर्थतंत्र 4 नंबर पर पहुंच गया, चौथे नंबर पर पहुंच गया। तो हमारे साथ ही काम करे। ऑपरेशन सिंदूर तो राजनाथ जी और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ऐसा नहीं है, ये साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उपलब्धि भी साझा होती है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी। गुजरात की आपने बात की सर, तो गुजरात की बात मुझे लगता है अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है 2001 का 26 जनवरी का वो भूकंप, वो शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। और वहां से, क्योंकि उसके बाद फिर वो सीएम भी बने नरेंद्र मोदी जी, लेकिन भूकंप के दौरान का अनुभव क्या था? देखिए, मोदी जी देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री है और अब प्रधानमंत्री है जो पहली बार सीएम का शपथ हुआ तब पंच सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे। मोदी जी अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़े, एमएलए भी नहीं थे, और सीधा मुख्यमंत्री बने। तो वो व्यक्ति जो कभी एक चुनाव नहीं लड़ा है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर नहीं खपाया है, इसको गुजरात जैसा समृद्ध राज्य चलाना बहुत बड़ी चैलेंज थी। और मुझे बरोबर याद है, मोदी जी नवरात्रि के आसपास मुख्यमंत्री बने, नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन ही बने। और दीपावली के पहले उन्होंने पूरी योजना बना दी। भूकंप के क्षतिग्रस्त विस्तार सबको बूझे याद है, मगर अहमदाबाद तक भूकंप था। लगभग 18 जिले भूकंप से क्षतिग्रस्त जिले थे गुजरात के। मोदी जी जब संगठन का काम दिल्ली से करते थे तब भी बूझ जाते थे। उन्होंने वहां सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे सचिव और मुख्यमंत्री स्वयं दीपावली भूकंपग्रस्त एक एक तहसील में बिताने का तय किया। फिर एक मंत्री और एक सचिव को, एक विधायक और एक सचिव को एक तहसील की जिम्मेदारी दी कि भाई इसको आप 26 जनवरी के पहले क्लियर करें। अब सितंबर में तय किया और 26 जनवरी के पहले इतनी बड़ी समस्या का समाधान करना, क्योंकि सारे सचिव गए तब उनको मालूम पड़ा। फिर उन्होंने रिव्यू किया तो सचिवों ने ही बताया कि हमारा ये सर्कुलर गलत है, ये सर्कुलर में इसके कारण नीचे तक पहुंचता नहीं है। तो मोदी जी ने कहा भाई आपने ही बनाया है, सुधार लो इसको। तो सारी समस्या का जो समाधान था 15 दिन के अंदर ही हो गया। और 26 जनवरी को पूरे देश के मुंह से ये निकला था कि गुजरात भूकंप से उभर चुका है। खैर पुनर्वसन का काम 2-3 साल तक चला, परंतु मलबे के ढग थे, बड़े बड़े कई प्रकार के ऐसे दृश्य थे, वो सारा साफ सूफ होकर नीतियां स्पष्ट हो चुकी थी, पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका था। ये पूरा परिवर्तन इतने कम समय के अंदर है। सबसे अब वापस दिल्ली में आते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष उस वक्त बने और आपके नेतृत्व में 2019 का चुनाव लड़ा गया, 303 सीटें आई। लेकिन फिर ये फैसला कि अब आप गृह मंत्री बन जाइए, ये पीएम का फैसला था? पार्टी का होता है। अगर मंत्री कौन बनेगा उसमें प्रधानमंत्री जी का मुख्य से रहता है, उनका प्रेरोगेटिव। और फिर उसके बाद से जितने बड़े ये फैसले थे, वो सब फैसले लेने का मतलब ऐसा था क्या कि इस बार हमें बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली है, अपने दम पर 303 है, तो जो हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहते थे वो सारे काम एक के बाद, और उसी दौरान ट्रिपल तलाक कानून भी आया, तो ये फैसला था कि आप दोनों का? ये सारे काम कभी न कभी होने थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब अध्यक्ष थे तब से सारा हमारा एजेंडा था। अडवाणी जी अध्यक्ष थे तब से हमने राम जन्मभूमि का पालमपुर अपने हिमाचल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव किया। कोई गोपनीय चीज नहीं थी। अनुकूल समय आया, मोदी जैसा नेता मिला जो अड़िग है, समस्याओं का समाधान कर सकता है, लड़ सकता है, कंट्रोवर्सी झेल सकता है, तो पार्टी ने तय किया था, वो मोदी जी ने कर दिखाया। और बहुत अच्छे तरीके से आज जिस समस्याओं को लेकर, जिस हमारे वादों को लेकर देश में विपक्ष और मुख्यत्वे कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ये कहते थे, ये होगा तो खून की नदियां बह जाएगी, ये होगा तो दंगे हो जाएंगे, ये होगा तो माइनॉरिटी ये कर, सारा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। इतना नेगेटिव कैंपेन चलाया था, सारे के सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं आज। पर जब ऐसी बात होती थी तो आप लोगों को भी ये रिस्क फैक्टर इन तो करते ही होंगे कि हो सकता है इसके खिलाफ लोग उतरे, तो पीएम इस पे क्या कहते हैं? देखिए,
प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है जो वादा है वो पूरा करना चाहिए और इसके कारण जो समस्याएं होती है उसका समाधान करना पड़ेगा, इससे जूझना पड़ेगा। सबसे चैलेंजिंग हिस्सा क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का? मुझे लगता है कोविड प्रबंधन वो सबसे चैलेंजिंग समस्या थी। उस वक्त देश भर के, दुनिया भर के पंडितों को लगता था कि भारत जैसा देश कोविड का मुकाबला कैसे करेगा, क्योंकि हम सब जानते थे उस वक्त हमारी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं हुआ था। कोविड के बाद में मोदी जी ने कॉन्सेंट्रेट करके उसमें आमूलचूल परिवर्तन करा है, परंतु स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं था, सब लोग ऐसा मानते थे। मगर कोविड होने के बाद, सब समाप्त होने के बाद सब कहने पर सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने किया है। और इसकी मेन बात यह है नेतृत्व की क्वालिटी। दुनिया भर में कोविड प्रबंधन, कोविड के खिलाफ की लड़ाई सिर्फ सरकारें लड़ी। यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत और 140 करोड़ नागरिक साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़े और इसी के कारण सफल हुए। मुझे ठीक याद है उन्होंने कहा था जनता कर्फ्यू कर दो, सब लोग मजाक करते थे और जनता कर्फ्यू हुआ था। 130 करोड़ की आबादी रोड पर नहीं निकली थी एक दिन, कोई सर्कुलर नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था, मगर वो मन बनाकर लॉकडाउन किया। फिर दिया जलाने से कोविड चला जाएगा, सारे वामपंथी भाई हम पर टूट पड़े थे। घंटी बजाने से कोविड चला जाएगा, उनको मालूम नहीं था कोविड के खिलाफ लड़ने की एक प्रकार से जनता का मन बनाने की एक कवायद है। जो जनता के बीच में रहते हैं, संगठन के शास्त्र को समझते हैं, वो ही समझते हैं कि लड़ाई के अंदर सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है, अकेले नहीं लड़ सकते। और मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये किया। एक बार उन्होंने सारे डॉक्टर, सारे सीएपीएफ के लोग, सारे पुलिस के जवान जो ड्यूटी करते करते मरे थे, उनके सम्मान में भी कार्यक्रम किया और देश भर की जनता ने इसको किया। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सबसे पहले रस्सी बनाने के लिए, मतलब अपना वैक्सीन बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी, रिसर्च करने वालों को लगाया। भारत सबसे पहले रस्सी बनाने वाले 2-3 देशों में एक था। और फिर चैलेंज था कि 130 करोड़ लोगों को कैसे रस्सी पहुंचाना, रस्सी मतलब वैक्सीन देकर फिर उसको सर्टिफिकेट देना। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर सभी को वैक्सीन भी दिया और उसका सर्टिफिकेट भी मोबाइल पर भेज दिया। अमेरिका जैसे देश में भी सर्टिफिकेट लेने में 1.5 महीना लग गया था और हमारे यहाँ वैक्सीन होते ही सर्टिफिकेट मिल जाता था। और सब जगह वॉलंटियर्स लगे थे, सब जगह सरकार के लोग लगे थे, सब जगह सभी दलों के लोग लगे थे। कम से कम 35 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपालों के साथ, कर्मचारियों के साथ। तो ये जो लड़ाई है, और दूसरे चरण का जब कोविड का लहर आया तब मुझे बरोबर याद है देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। हमारी उत्पादन करने की जितनी क्षमता थी इससे 9 गुना रिक्वायरमेंट हो गई थी। मोदी जी ने दिन रात कर ऑक्सीजन की कमी के साथ पूरी सरकार, पूरी राज्य सरकारें, इंडस्ट्रीज, सब लोग लड़े। दुनिया भर से कई प्रकार के ऑक्सीजन को भरने के सिलेंडर्स रातों रात इंपोर्ट किए गए, सेना को लगाई गई, ट्रेन के अंदर रातों रात इसके डिब्बे बनाए गए, अलग लाइन चली। और ये सारा परिवर्तन आपको कुछ घंटों में करना होता था और एकदम सुचारू रूप से करा। तो क्राइसिस मैनेजमेंट पूरी दुनिया में अगर किसी को सीखना है तो भारत का कोविड प्रबंधन और मोदी का नेतृत्व सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और कोई ऐसा अच्छा अनुभव जो, मतलब जैसे ये तो सबसे चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग था, इससे अच्छा क्या अनुभव हो सकता है? करोड़ों लोगों की जान बच गई, करोड़ों लोगों की जान बची। कई बार मुझे याद है कि एम्स से गांव, देश के छोटे से छोटे गांव में टेलीफोनिक कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स करते थे। एम्स ने 25 से ज्यादा बार कोविड के इलाज के प्रोटोकॉल जो नए नए दुनिया भर में ढूंढ लिए गए उसको लेकर आगे बढ़ाने का काम किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिस हुए, राज्य के अस्पतालों के डॉक्टरों का, नर्सिस का ट्रेनिंग किया गया।
ये सारा इतने अल्प समय में किया गया। मैं तो मानता हूं कि जो मैनेजमेंट स्टडी करना चाहते हैं उनको भी ये देखना चाहिए, जो आपदा को अवसर में कैसे बदला जा सकता है उसका स्टडी करना चाहिए, उनको भी ये देखना चाहिए। और जनता और सरकार और सभी दल, राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक मतभेद के बगैर कैसे एक साथ काम करते हैं इसका स्टडी करना है, तो भी ये देखना पड़ेगा। आपने मतभेद की बात की, कभी किसी बिंदु पर ऐसा हुआ कि पीएम की कुछ और सोच थी और आपकी कुछ और सोच थी, ऐसा कभी कोई अनुभव हुआ? ऐसा तो कई बार होता है, कई साथियों की सोच अलग होती, कई बार पीएम इसको मान लेते, तो फिर ये पीएम का फैसला होता है। टीम में जो चर्चा होता है उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कभी किसी फैसले को प्रभावित नहीं करते। जो फैसला होता है वो सभी का फैसला होता है और वो मोदी का फैसला होता है। मैंने नरेंद्र मोदी से अच्छा लिसनर आज तक नहीं देखा है। मैं कई सारे अटल जी की कैबिनेट में रहे हुए हमारे नेताओं को मिला हूं, कई अन्य दलों की सरकारों की कैबिनेट में इस तरह का बोलने का स्वतंत्र कैबिनेट के अंदर, अंजना जी को इंटरव्यू देने के लिए नहीं, कैबिनेट के अंदर बोलने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। और सबकी प्रधानमंत्री सुनते हैं? जी निश्चित सुनते हैं, फिर निर्णय तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करता है। हाँ। अगर पूरे सफर को देखें पीएम के, तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई सबक है जो मतलब उनके किसी अनुभव से कोई ऐसा सबक है जो सबको समझना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के अंदर का विद्यार्थी 75 साल की आयु में भी जिंदा है। ये सबसे बड़ा सबक है। जिसकी सीखने की वृत्ति खत्म हो जाती है वो कभी ना खुद आगे बढ़ सकते हैं ना अपने संगठन को आगे बढ़ाते। आपने इतने दिन उनके साथ काम किया, आपको क्या रीड आपने किया? प्रधानमंत्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका कोई नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का है ऐसा कोई कह नहीं सकता। और एक ऐसा प्रधानमंत्री है, 130 करोड़ लोग उसके हैं। ना आप इसके परिवार को जानोगे ना किसी को जानोगे। हमेशा उन्होंने पूरे देश की जनता के लिए काम किया, संघ और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के लिए। चुनाव दर चुनाव आप खुद मैदान में उतरते हैं, आप बिहार का भी आपने मोर्चा संभाल लिया है, तो इस पर कोई स्ट्रैटेजी, जैसे अब नया चुनाव आ रहा है तो प्रधानमंत्री के साथ कुछ उस पर बात होती है और आप लोग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब चुनाव नजदीक आता है तो निश्चित रूप से चुनाव की रणनीति तय करने की मीटिंग होती है। इसमें प्रधानमंत्री जी का अहम योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। इतना बड़ा अनुभवी नेता एक पार्टी के पास होना बहुत बड़ी बात है, तो उनका योगदान होता ही है। मगर पार्टी का चुनाव जब आता है तब सभी कार्यकर्ता लगते हैं। अब मैं आज गृह मंत्री हूं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैं ज्यादा दिखाई पड़ता हूं, बाकी तो ढेर सारे लोग लगते हैं। बाकी मुद्दे जो है राजनीतिक, उन सब पर बिहार में जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तब वहां पर आपसे इंटरव्यू में बातचीत होगी। लेकिन 75 साल चूंकि पीएम का हुआ है, कुछ ऐसा संदेश या कोई जो टॉप ऑफ द माइंड आपकी बात आती है जो आप चलते चलते बोलना चाहें नहीं, उनके मैं तो बारे इतना में? ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने इस 24 साल में गुजरात और देश के लिए वो कर दिखाया है जो शायद एक शतक तक करना बड़ा दिक्कत था। 80 साल की आजादी के बाद ये 11 साल जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, उपलब्धियों की दृष्टि से सबसे स्वर्णिम काल के रूप में मोदी जी की क्रिटिक एनालिसिस करने वालों ने भी नोट करना पड़ेगा। चाहे आर्थिक सुधार की बात हो, अर्थतंत्र की उपलब्धियों की बात हो, देश का सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने की बात हो, शिक्षा नीति नई बनाने की बात हो, 3 नए अपराधी जगत के अपराधी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून बनाने के, ढेर सारे लोगों में। और सबसे बड़ी उपलब्धि है उन्होंने 2047 के लिए 140 करोड़ लोगों को महान भारत बनाने के संकल्प के साथ जोड़ दिया है। तो ये कारवां चलता ही रहेगा। जब 140 करोड़ लोग महान भारत के लिए मेहनत करेंगे, संकल्पबद्ध होंगे, पुरुषार्थ करेंगे,
तो मुझे तो पक्का भरोसा है 47 तक दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, इसके पहले महान भारत की रचना हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह जी, आप आज तक पर आए और प्रधानमंत्री के बारे में आपने अपने अनुभव और किस तरह से आप दोनों काम करते रहे और क्या आप सोचते हैं या उनकी क्या चैलेंजेस है, इन सब पर आज तक से बातचीत की। उम्मीद है कि जल्दी ही एक अच्छा पॉलिटिकल इंटरव्यू भी आपके साथ करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बातचीत में आपका बहुत धन्यवाद।